Hello dear students. As we have discussed in last lecture about half wave rectifier, full wave rectifier, their efficiency and their ripple factor values. तो हम लोगों ने उसमें क्या देखा कि आपके पास जो हाफ वेव रेक्टिफायर है और एक आपके पास था फुल वेव रेक्टिफायर। इस केस में आपके पास जो रिपल फैक्टर का वैल्यू है वो 1.21 है और इस केस में आपके पास रिपल फैक्टर का वैल्यू है वो 0.48 है। तो इन वैल्यू से हम लोग ये आइडिया ले रहे थे कि जो रिपल फैक्टर की वैल्यू जैसे हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर में आ रही है 1.21, इसका मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा एसी कंपोनेंट जो हैं वो आउटपुट डीसी के अंदर प्रेजेंट हैं। सिमिलरली इसमें थोड़ा कम है लेकिन वैल्यू यहाँ भी प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सिंपल हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर से हम लोग प्योर डीसी जो है वो आउटपुट नहीं ले पा रहे। तो इसको प्योर डीसी आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ और मैकेनिज़्म की रिक्वायरमेंट है और वो मैकेनिज़्म जो है वो हम लोगों ने स्टडी करना है थ्रू द फिल्टर्स। तो हमारा आज का टॉपिक है फिल्टर्स। फिल्टर्स आर नथिंग बट ए अरेंजमेंट इन हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर बाय यूजिंग कैपेसिटर और इंडक्टर सो दैट द रिपल फैक्टर गेट रिड्यूस्ड। और जितना ये कम होगा उतना हमारा सर्किट जो है वो अच्छी डीसी आउटपुट पावर सप्लाई को शो करेगा। तो ये बहुत तरह के होते हैं, इसमें आप लोग कई टाइप जो है वो पढ़ेंगे। मैं इनका आपको डिटेल बता देता हूँ। कम से कम हमारे पास 4 से 5 टाइप हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके अंदर हमने यूज़ क्या क्या करना है, यानी फ़िल्टर सर्किट हम जब बनाएंगे तो क्या क्या यूज़ करेंगे। तो उनमें हमारे पास जनरली हम इनका ये जो रिड्यूस करने के लिए क्या करना है, आपने एक तो इंडक्टर की हेल्प लेनी है और एक आपने कैपेसिटर की हेल्प लेनी है। हम इंडक्टर और कैपेसिटर का हेल्प लेके उनका यूज़ करके इस सिस्टम को प्रिपेयर करेंगे। सो नाउ फर्स्ट जो है वो हमारा दैट इज़ सीरीज इंडक्टर फिल्टर। सेकंड इज शंट कैपेसिटर फिल्टर, यानी इनमें इंडिविजुअली आप लोगों ने इंडक्टर यूज़ करना है इन सीरीज़ कम्बिनेशन, कैपेसिटर को आपने पैरेलल कम्बिनेशन के साथ डालना है, उसको शंट बोलेंगे। देन एल सेक्शन फिल्टर एंड देन पाई सेक्शन फिल्टर, पाई सेक्शन फिल्टर। सो इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। पाई सेक्शन फ़िल्टर को आप CLC भी बोल सकते हैं, यानी इनके नाम से पता लगता है। एल सेक्शन में हम लोग LC बोलेंगे, यानी एक कैपेसिटर एक इंडक्टर यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम CLC बोलेंगे, यानी 2 कैपेसिटर और एक इंडक्टर को हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये फॉर्मेशन बना सकते हैं कि फ़िल्टर करके हमारे सर्किट को जो भी पॉसिबिलिटी हमारे पास रहती है उस पॉसिबिलिटी के रिगार्डिंग हम लोग अपना आंसर जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। सो ये हमारे पास में टाइप ऑफ और भी हम लोग इसका रिडक्शन कर सकते हैं, पर जनरली हमारे सिलेबस में ये 4 दे रखे हैं। तो इन चारों के थ्रू हम लोग फ़िल्टर सर्किट प्रिपेयर करेंगे और उसका आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज। फर्स्ट हमारा जो है दैट इज़ सीरीज इंडक्टर फिल्टर सर्किट, और ये दोनों के लिए यूज़ करना है आपने हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो फर्स्ट इज सीरीज इंडक्टर फिल्टर सर्किट। ये सीरीज इंडक्टर फिल्टर रेक्टिफायर सर्किट भी कह सकते हैं आप इसको। सो इसमें हम क्या करेंगे, इन दिस वी यूज़ इंडक्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद रजिस्टर डायोड, जो हमने एक स्मॉल डायोड जो ले रखा है उसके अक्रॉस हम यूज़ करेंगे। तो इसका थोड़ा लिख सकते हैं आप, इन दिस सर्किट वी यूज़
inductor of high inductance in series combination with the diode of rectifier। जो रेक्टिफायर में हमने डायोड लगा रखा था उसके साथ हाई इंडक्टेंस का जो है एक सिस्टम हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। हाई इंडक्टेंस लगाने का बेनिफिट हमारे पास क्या रहेगा उसको हम समझेंगे, उससे पहले हम लोग एक बार सर्किट बना लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ वेव रेक्टिफायर विद सीरीज एल फिल्टर, इसका कैसे डायग्राम बनेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ये सीख रखा है कि एसी मेंस हम देते हैं और उसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं प्राइमरी कॉइल सिस्टम से, और फिर वो थ्रो द ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसको सेकेंडरी कॉइल के साथ अटैच कर देते हैं। तो ये आपका P1 P2 S1 एंड दिस विल बी S2। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग यहाँ पे एक डायोड लगाते हैं और इस वायर को हम लोग सीधा ले जाते हैं, और डायोड के साथ आपने क्या करना है, इंडक्टर लगाना है। तो आप इसको डायोड के साथ जो है वो आप इंडक्टर इसका सेटअप यहाँ पे कर देंगे। दिस इज़ L, दिस इज़ डायोड D। और उसके बाद तो आपने यहाँ पे RL अप्लाई करना है, और इस RL के अक्रॉस जो है यहाँ पे आप आउटपुट, ये हमारा गिवन इनपुट और आउटपुट उसको आप ले सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सर्किट डायग्राम फॉर हाफ वे रेक्टिफायर विद सीरीज एल फिल्टर। कुछ नहीं एक्स्ट्रा किया हमने, क्या किया, एक L यहाँ पे जोड़ दिया सीरीज के साथ जिसका इंडक्टेंस L है, इंडक्टर हमने जोड़ दिया जिसका हाई वैल्यू है। तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये इंडक्टेंस हाई है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो ये हाई सीरीज इम्पिडेंस की वैल्यू को जो है हमारे साथ सिस्टम में रखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं कि इसका जो आउटपुट इम्पिडेंस वैल्यू है ये जोड़ने के बाद में वो कितना आएगा, दैट विल बी RL स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर की पावर 1/2 करना होता है, क्योंकि L ज़्यादा लिया है तो RL कम होगा, इसकी वजह से ये वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली XL स्क्वायर के बराबर हो जाएगी और उसकी पावर 1/2 है। तो हम कह सकते हैं दिस रिजल्ट्स अप्रोचेज टू XL। ठीक है, हाई जो रिज़ल्ट है हमारा इसके सिस्टम में वो रहेगा। अब हमारा वर्किंग इसका अगर हम समझें तो वो कुछ किस तरीके से होगा उसको हम समझ लेते हैं, और इसमें आप अगर फुल वेव का डायग्राम भी बनाएं साथ के साथ तो वो भी बना सकते हैं, उसके बाद इसकी वर्किंग हम समझ लेंगे। तो फॉर फुल वेव रेक्टिफायर विद सीरीज एल फिल्टर, तो फुल वेव में भी इस तरीके से बनेगा कि AC इनपुट आपने दिया और उसको फिर आप इस तरीके से प्राइमरी कॉइल सिस्टम में लेके चलते हैं, एंड देन आफ्टर आपने सेकेंडरी कॉइल थ्रू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सिस्टम अरेंजमेंट कर लिया। दिस इज़ P1 P2 ऑल इनपुट एंड दिस इज़ S1 S2। अब से क्योंकि ये फुल वेव है तो 2 डायोड आपने लगाए थे लास्ट टाइम, तो हम लोग 2 डायोड इसमें लगा देते हैं। एंड थ्रो दिस डायोड, ये डायोड हम इसमें लगा देते हैं और इनको हम लोगों ने एक कॉम्बिनेशन दे दिया। इस कॉम्बिनेशन के साथ आप क्या करोगे यहाँ पे, और इसमें आपने एक स्पेशल काम किया था, ताकि क्योंकि अगर आप इसका ब्रिज सर्किट बनाते हो तब ये नहीं करना पड़ता आपको, कॉमन जो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर से कॉमन पॉइंट आप उठा रहे थे, लेकिन आप अगर नहीं बनाते हो 2 डायोड सिस्टम यूज़ करके ही आप अगर इसको कंप्लीट करना चाहते हैं देन आपको ये करना पड़ता है। सो वी हैव दिस डायोड D1 एंड D2, और अब जैसे यहाँ पे L लगाया इसके साथ यहाँ पे आप L को अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद में थ्रो दिस वायर आप यहाँ पे RL अप्लाई करेंगे, और इस केस में
यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सर्किट डायग्राम फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसका वर्किंग कैसा है उसको हम किस तरीके से समझें, उसको समझने का बड़ा आसान तरीका है कि जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, दैट विल अपोज द एसी कंपोनेंट्स, क्योंकि इसका इंडक्टेंस ज़्यादा है और ये इसकी प्रॉपर्टी है बाय नेचर इंडक्टर की, इट विल अपोज द एसी कंपोनेंट्स ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी एंड इट अलाउड द डीसी कंपोनेंट टू पास थ्रू दिस। तो इसकी वर्किंग को उसी फॉर्म में हम लोग समझ सकते हैं, या दूसरे फॉर्म में देखें तो जब क्या होगा कि व्हेन जब ज़्यादा मान लो कि आपके पास में आउट इनपुट की जो कि हमारे पास आउटपुट की जो फ्लक्चुएशन आ रही थी उसी को तो स्टोर करना है, पल्सेशन जो आ रही थी उसको तो सही करना है हमने। तो इनपुट में अगर ज़्यादा पल्सेशन का वैल्यू अप एंड डाउन आ रहा है तो उस टाइम में क्या करेगा, अगर अप आएगा तो इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर लेगा इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और क्यों देखो ये क्या है, कॉइल सिस्टम तो है, जब करंट इसमें से पास होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो देन आफ्टर हमारे पास में आरएल के क्रॉस एक जो है प्रॉपर एवरेज वैल्यू के आसपास का वैल्यू आता रहेगा, और इन एनी केस जब ये करंट फॉल करेगा एट द टाइम ये अपनी एनर्जी जो इसने स्टोर की थी इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसको रिलीज़ कर देगा ताकि एवरेज वैल्यू हमारी मेंटेन रहे। तो इस तरीके से ये आउटपुट फॉर्मेशन जो है वो उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखता है और ये इसका सिस्टम रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीरीज और फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। रिपल फैक्टर की वैल्यू जो पहले हमने निकाली थी उसके कंपैरिजन में अब जो वैल्यू निकलती है उसका फॉर्मूला जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, फॉर्मूला ऑफ रिपल फैक्टर, क्योंकि हम लोगों ने जो काम किया है वो रिपल फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए ही किया है। सो द फॉर्मूला विल बी गामा इज इक्वल टू √2/3 एंड 1/1 + 2 ओमेगा L अपॉन RL एंड स्केयर ऑफ दिस वैल्यू, तो ये हमारे पास रिजल्ट रहेगा और इस पूरे वैल्यू का रूट हम लोग ले लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। एंड व्हेन फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज यूज्ड, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का सिस्टम आप लेके चलेंगे, क्योंकि वैसे हमारे पास इंडक्टेंस ही ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, इंडक्टेंस ज़्यादा है। तो इन दिस केस जब इंडक्टेंस ज़्यादा है और अगर आपने फ्रीक्वेंसी को भी ज़्यादा कर लिया सो RL की वैल्यू से ये बहुत बड़ा हो जाएगा फैक्टर, और इन दिस हमारा जो रिजल्ट है रिपल फैक्टर का दैट रिड्यूसेस आफ्टर दिस एक्सपेंशन, दैट रिड्यूसेस टू द वैल्यू RL over √2, ठीक है। दिस कैन बी 3√2 एंड मल्टीप्लाई बाय द ओमेगा L। दिस ऑल कैन बी डन बाय द एक्सपेंशन, बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन जो यहाँ पे आपने करना है। हायर कैलकुलेटिंग कंसेप्ट है तो आप इतना ही याद रखो कि इसका जो फॉर्मूले का जो रिजल्ट है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। तो हम कहाँ यूज़ करेंगे इसको, हमें यहाँ पे क्लियर इस फार्मूला से पता लग रहा है, ठीक है, कि RL की वैल्यू को मैनेज करने के लिए हम लोगों ने इसको यूज़ करना है। और किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, हाई लोड कंडीशन वैल्यू जब होगा तो आपने इंडक्टर यूज़ करना है, इस चीज़ का आप याद रखोगे। तो हाई लोड कंडीशन का मीनिंग सीधा सीधा है कि हाई करंट रिक्वायरमेंट होगा। जब हाई करंट रिक्वायरमेंट का सिस्टम हमारे पास रहेगा, DC हमें इस तरीके से चाहिए कि ज़्यादा करंट वहाँ पे आए, देन आप लोग ये जो सीरीज फिल्टर सर्किट है इसको यूज़ करेंगे। इसका अपोजिट अगर हमें लो वैल्यू रिक्वायरमेंट होगा तो हम लोग कैपेसिटर के थ्रू काम करेंगे। तो उसको देखते हैं इन सेकंड क्वेश्चन। इन सेकंड क्वेश्चन we will discuss about shunt capacitor। सीरीज इंडक्टर हमने कर लिया, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट शंट कैपेसिटर फिल्टर सर्किट। शंट कैपेसिटर फिल्टर सर्किट सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज शंट कैपेसिटर फिल्टर सर्किट, ठीक है।
तो उसमें उसी तरीके से आपने लेके चलना है कि हम लोग एक कैपेसिटर सिस्टम लेके चलेंगे, जो सिस्टम हमारे साथ जुड़ेगा। अब इंडक्टर तो आपने सीरीज में जोड़ा था, इसको पैरेलल में जोड़ना है विद लोड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं इसमें प्रिपेयर कर रहा हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर विद शंट कैपेसिटर फिल्टर। तो हाफ वेव का डायग्राम उसी तरीके से आप बनाओगे, एसी इनपुट एंड दिस कैन बी कनेक्टेड टू द प्राइमरी कॉइल सिस्टम एंड आफ्टर हम लोग इसमें स्टेप डाउन फॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा P1 P2 S1 S2 और उसके बाद हमने, क्योंकि हाफ वेव है तो एक डायोड लगा दिया और इस डायोड के बाद हम लोगों ने RL लगाना होता है लाइक दिस। ये हमारा RL है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कैपेसिटर लगा देंगे C, दिस इज डायोड D। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम का फॉर्मेशन रहेगा। अब इसके अक्रॉस जो है आप यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू को लो सकते हैं। करंट हमारा जो है डिवाइड हो जाएगा कहीं ना कहीं IC और IL की फॉर्म में। टोटल करंट जो सिस्टम में फ़्लो कर रहा था वो डिवाइड हो जाएगा IC और IL की फॉर्म में और सर्किट इस तरीके से फ़्लो करेगा। अब कैपेसिटर को हमने कैसे जोड़ा, RL के पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने अटैच किया है कैपेसिटर को। सिमिलरली आप अगर डायग्राम बनाना चाहें फुल वेव का, तो सेकंड डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ फॉर फुल वेव। एक्सप्लेनेशन इसकी बाद में कर देते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर विद शंट कैपेसिटर फिल्टर, शंट कैपेसिटर फिल्टर। फ़र्क कुछ नहीं है, सिर्फ आपने वो 2 डायोड एक्स्ट्रा लगाने हैं, बाकी कॉम्बिनेशन में कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप बड़ी आसानी से इस सर्किट को पूरा कर सकते हो, दैट इज़ using AC input and applying this primary coil system and then secondary coil system। और ये P1 है, ये P2 है, दिस इज़ S1। सर्किट बार बार बना के देखना, आपको सर्किट का भी बनाने का तरीका आ जाएगा। नाउ वी हैव टू यूज़ डायोड्स। तो हमने यहाँ डायोड यूज़ कर दिए, क्योंकि आपने फुल वेव बनाना है तो 2 डायोड कम से कम यूज़ करेंगे। और इन दोनों को कर दिया आपने कंबाइंड। और फिर यहाँ पे आपने एक कॉमन पॉइंट को सेट करना है और उसको ले जाते हैं आप आगे। उसके बाद में आपने यहाँ पे एक RL लोड रेजिस्टेंस यूज़ कर दिया, तो उसके साथ यहाँ पे एक कैपेसिटर यूज़ कर दो C। ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है और इसके अक्रॉस यहाँ पे जो है वो आप आउटपुट ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिमिलर वेव फॉर्मेशन। इस तरीके से आप फुल वेव रेक्टिफायर विद शंट कैपेसिटर और हाफ वेव रेक्टिफायर विद शंट कैपेसिटर बना सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेशन का तरीका इसमें रहेगा। नाउ अब जो हमारा मेन इसके अंदर टारगेट है क्वेश्चन के अंदर करने का, वो ये है कि ये किस तरीके से काम करेगा। कैपेसिटर का जो वर्किंग है, इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। जैसे इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या था कि वो AC को जो है ब्लॉक करता है, DC को पास आउट अलाउ करता है। सिमिलरली कैपेसिटर का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग है। इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म, ये एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है जब इसके क्रॉस करंट जाता है। तो हमने ये बता ही दिया कि टोटल करंट में से कुछ इसके जाएगा, कुछ इसके जाएगा। तो ये इसको मैनेज करेगा सिस्टम को थ्रू द चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ताकि आउटपुट वैल्यू जो है हमारी ऑन एन एवरेज प्रॉपर बनती रहे। तो इसका वर्किंग आपने ऐसे लिखना है। और क्योंकि हमारे इसका कैपेसिटर का जो XC होता है दैट विल बी 1/ओमेगा C। तो अगर आप DC की बात करें तो उसके लिए फ्रिक्वेंसी 0 होता है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि DC का टोटली कंपोनेंट फ्लो किसके थ्रू करेगा, RL के थ्रू करेगा, क्योंकि यहाँ से तो जा नहीं सकता, ये उसको ब्लॉक करता है।
इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एक दूसरे के अपोजिट फॉर्मेशन के हमारे पास ऑपरेटर्स टाइप हैं, या हम कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि एल जो है वो तो एसी को ब्लॉक करता है, ठीक है, डीसी को अलाउ करता है, लेकिन कैपेसिटर जो है वो डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को अलाउ करता है। एसी क्योंकि इससे चार्जिंग होती है इसकी। तो डीसी कंपोनेंट जो है वो क्या करेगा, सिर्फ आरएल के क्रॉस पास होगा, और जो एसी कंपोनेंट है वो हमारा ये कैपेसिटर जो है उसको बाईपास कर देगा, तो आउटपुट के अंदर वो आ नहीं पाएगा। अब इसकी वर्किंग को अगर समझें तो जब हम लोग क्या करते हैं सपोज कि हमारे डायग्राम हमने जैसा सिस्टम दिया इनपुट का थ्रू द स्टिक और दिस सिस्टम, आउटपुट की वैल्यू इनकेस सपोज बढ़ रही है, इंक्रीज़ कर रही है। जब आउटपुट की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है तो उस टाइम में क्या करेगा, कैपेसिटर की चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी। आउटपुट की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब करंट इसके थ्रू बढ़ेगा। जब करंट इसके थ्रू बढ़ने की कोशिश करेगा तो ये क्या करेगा, करंट जो है इसके क्रॉस आगे इसकी चार्जिंग बढ़ा देगा, इसकी चार्जिंग बढ़ जाएगी, और चार्जिंग बढ़ जाएगी तो हमारे पास आउटपुट की जो पीक वैल्यू तक जब तक नहीं पहुंचते तब तक इसकी चार्जिंग बढ़ती रहती है। इस तरीके से ये मैनेज करेगा। और उसके बाद में इन केस जो एनर्जी इसने स्टोर की थी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, फील्ड, और उसके बाद में जब हमारे पास आउटपुट की जो कर्व है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी, उस कंडीशन में ये क्या करेगा, डिस्चार्जिंग करेगा, ताकि करंट जो है इसके क्रॉस बढ़े, और इसके क्रॉस जब करंट बढ़ेगा तो आउटपुट की वैल्यू कम डिक्रीज़ करेगी। तो कहीं ना कहीं ग्राफ को ये स्ट्रेट लाने की कोशिश करेगा, और ये इस तरीके से इसका फंक्शन होगा। अब बात करें इसके अंदर हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है कि फ़िल्टर रिपल फैक्टर कितना इसके अंदर रहेगा। तो रिपल फैक्टर की वैल्यू इन केस ऑफ हाफ वेव हमारे पास रहेगी, दैट विल बी पाई अपॉन √3 ओमेगा सी आर एल, ये रहेगी हाफ वेव के लिए। और फुल वेव के लिए हमारे पास वैल्यू रहेगी पाई अपॉन 2√3 ओमेगा सी आर एल। इन बोथ द केसेस हम लोगों ने क्या देखा कि आर एल यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ भी डिवाइड में है। तो आर एल अगर ज़्यादा वैल्यू का होगा तभी हमारे पास जो है रिपल फैक्टर कम होगा। सिमिलर केसेस इज देयर। तो आर एल की वैल्यू ज़्यादा होगी, इफ़ आर एल इज़ लार्ज देन दिस विल बी लेस, यानी रिपल फैक्टर की वैल्यू कम होगी। तो आर एल अगर लार्ज होगा तो रिपल फैक्टर की वैल्यू कम होगी, ये आप लोग समझो। तो आर एल ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ, तो फिर जो करंट आएगा इसके क्रॉस वो क्या आएगा, लेस आएगा। तो ये सिस्टम कैसा है, ये जहाँ पे लेस करंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उस कंडीशन में यूज़ करना है। और जो इंडक्टर वाला था हमने पहले किया वो हाई करंट रिक्वायरमेंट के केस के लिए आप लोगों ने यूज़ करना था। ये इसके अंदर डिफरेंस है, इसको आप याद रखेंगे। तो इसका अगर आप वेव फॉर्म बनाना चाहें, एट लास्ट इस आर्टिकल का कंक्लूजन अगर करें कि कैसा वेव फॉर्म हमारे पास बनेगा, तो उसको एक डायग्राम के थ्रू मैं हाफ वेव और फुल वेव दोनों के लिए इसमें शो कर सकता हूँ। जो हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले उसके अकॉर्डिंग हमारे पास हाफ वेव का जो आउटपुट था वो कैसे आ रहा था, ये वैल्यू आ रहा था। लेकिन अब क्या करेगा ये, ड्यू टू दिस कैपेसिटर अरेंजमेंट, यहाँ पे ये वैल्यू जो आती है ये कम होके फिर इसको ऐसे कर देगा इस तरीके से। तो ये उसको स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि ये हमारे पास हाफ वेव फॉर्मेशन में ही आएगा, इसको याद रखना है। सिमिलरली अगर मैं फुल वेव की बात करूं तो फुल वेव में हमारे पास वैल्यू ऐसे आ रही थी इन केस ऑफ आउटपुट। तो उस केस में भी ये क्या करता है, उसको मैनेज करने की कोशिश करता है कि ये फॉर्मेशन ना होके हमारे पास इस तरीके से स्ट्रेट फॉर्मेशन बने, ये इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमारा जो सर्किट है वो कांस्टेंट, डीसी का तो ये लाइन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट लाइन को इसमें शो करे। तो इस तरीके से आप उसको शो कर सकते हैं कि बिटवीन दिस एंड दिस, एंड सिमिलरली बिटवीन दिस एंड दिस, हियर वी कैन टेक ओमेगा टी और समथिंग। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन कि फ़िल्टर सर्किट के अंदर सिंगल कैपेसिटर और सिंगल इंडक्टर को यूज़ करके आप किस तरीके से फॉर्मेट इसको कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।